हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशंस का पार्ट 2। साथ में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैं आपके सामने वही एमसीक्यू डिस्कस करता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुका है। उससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और आपका प्रिपरेशंस का लेवल क्या है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लर्निंग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। तो पहला पॉइंट इसका यह है, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। लर्नर के चलते जो प्रभावित होता है। दूसरा है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर्स। टीचर्स के चलते जो प्रभावित होता है। थर्ड है फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के चलते, वातावरण के चलते जो प्रभावित होता है लर्निंग में। तीनों चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, क्या क्या कारण होता है, क्या क्या फैक्टर्स होता है जो स्टूडेंट के चलते प्रभावित होता है। अगर बच्चा के अंदर में मोटिवेशन नहीं आएगा, वो क्यों पढ़ेगा, तब तक उससे पढ़ाई नहीं होने वाला है, तब तक वो नहीं सीख पाएगा। पहला पॉइंट है लर्नर्स मोटिवेशन डिसाइड। लर्नर का जो मोटिवेशन लेवल है, बच्चा कितना मोटिवेट हुआ है, वो डिसाइड करता है द स्पीड ऑफ लर्निंग, कि बच्चा कितना तेजी से सीख सकता है। लर्नर्स मोटिवेशन डिसाइड्स द स्पीड्स ऑफ लर्निंग। बच्चा का अंदर में जो मोटिवेशन है वही डिसाइड करता है कि कितना तेजी से बच्चा सीख सकता है। इफ लर्नर इज मोटिवेटेड, अगर स्टूडेंट मोटिवेटेड है टू लर्न, अगर सीखने में, देन ही लर्न्स इट मोर इफेक्टिवली एंड परमानेंटली। मतलब अगर बच्चा एक बार मोटिवेट हो जाता है, उसके बाद वो सीखता है, तो जो भी चीज है सीखता है वो आपका इफेक्टिव होता है, साथ में परमानेंटली होता है। मतलब बच्चा एक बार सीख लेता है तो उसका दिल दिमाग दोनों में बैठ जाता है। तो बच्चा को मोटिवेट होना जरूरी है, एक टीचर्स का काम है बच्चा को मोटिवेट करना। एनसीएफ में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, साथ में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे भी यही मेंशन किया हुआ है कि बच्चा को ही पढ़ाना है बच्चा के हिसाब से। अगर बच्चा को पढ़ने का मन नहीं है तो उसको जिस मॉडल में पढ़ना है, अगर खेल का माध्यम से पढ़ना है, कहानी सुन के पढ़ना है, गाना गा के पढ़ना है, तो आपको उसी का हिसाब से ही पढ़ाना है। क्योंकि अभी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंगली आपको चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के आधार पर ही पढ़ाना है, ना कि टीचर सेंट्रिक एजुकेशन। मतलब ये नहीं कि पहले जैसा डंडा लेके आप पढ़ाइएगा मारपीट करके, नहीं। आज की तारीख में चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के आधार पर ही आपको पढ़ाना है। तो बच्चा को पहले मोटिवेट करना है, उसका दिल दिमाग दोनों को खुश करके तब जाके पढ़ाना है। और वो पढ़ाई जो होता है बच्चा का ज्यादा इफेक्टिव होता है और परमानेंटली, मतलब दिल दिमाग दोनों में उसका बैठ जाता है। दोस्तों, मैं कोई भी चीज इतना डीपली से इसीलिए समझाता हूं कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कल की तारीख में आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, और इस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली से सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट है लर्नर्स मेंटल एबिलिटी। मतलब एक बच्चा का मानसिक क्षमता, वो भी डिपेंड करता है कि बच्चा कितना तेजी से सीख पाएगा। हर एक बच्चा का आईक्यू बराबर नहीं होता है। कोई बच्चा का आईक्यू बहुत हाई होता है, किसी का एवरेज होता है, किसी का लो होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका आईक्यू के ऊपर में कि वो बच्चा कितना तेजी से सीख सकता है, कितना तेजी से, कितना फास्टली कोई भी चीज को अडॉप्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है उसका मेंटल एबिलिटी के ऊपर में। थर्ड पॉइंट है उसका इंटरेस्टेड, लर्नर्स इंटरेस्टेड। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, आप पढ़ा रहे हो और बच्चा को नींद आ रहा है, तो भी वो आपका प्रभावित करता है बच्चा को सीखने में। या इसका मतलब कि आपके अंदर में वो क्षमता नहीं है कि बच्चा के अंदर में आप इंटरेस्ट पैदा कर सको, या तो बच्चा के अंदर में ही इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को सीखने के लिए। तो दो चीज को आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज, कि रूट कॉज क्या है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। आपको ही उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना है। तो ये हुआ जो डिस्कस किए हम लोग, फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। ये सब कारण होता है जिसके चलते स्टूडेंट के चलते नहीं सीख पाता है, पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर्स। टीचर्स के लिए भी पढ़ाई नहीं हो पाता है, लर्नर सीख नहीं पाता है। कुछ कुछ कारण है। क्या कारण है? इफ टीचर हैज गुड प्रोनाउंसिएशन, अगर एक शिक्षक हैं जो क्लासरूम में सही से बोल नहीं पा रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं है, तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बच्चा टीचर्स का
प्रोनाउंसिएशन और कम्युनिकेशन दोनों क्लियरली होना चाहिए। इफ टीचर हैज गुड प्रोनाउंसिएशन, अगर एक शिक्षक का अच्छा प्रोनाउंसिएशन रहता है एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, मतलब जो बात बोल रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लर्निंग बिकम मोर लास्टिंग इफेक्टिव, मतलब जो भी अगर प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा, कम्युनिकेशन सही रहेगा, तो बच्चा जो सीखेगा ना वो लास्टिंग रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सीखेगा और वो इफेक्टिवली से सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे बच्चा क्लासरूम के अंदर में बैठा है, उस क्लासरूम का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है, अगर एक छोटा सा क्लासरूम है जिसके अंदर में आप 100 बच्चा को घुसा के पढ़ाओगे, एक क्लासरूम में अगर 100-200 क्लासरूम छोटा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हाई है, तो वहां पे भी पढ़ाई नहीं हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का साइज ऑल्सो इफेक्ट द लर्निंग, मतलब क्लासरूम का जो साइज है वो भी स्टूडेंट को स्टूडेंट का पढ़ाई में प्रभावशाली है। इफ क्लासरूम्स आर विदाउट ए प्रॉपर स्ट्रक्चर, लर्नर विल गेट डिस्टर्ब एंड दिस विल इफेक्ट लर्निंग। अगर क्लासरूम जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है तो लर्नर क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। लर्नर विल गेट डिस्टर्ब, लर्नर डिस्टर्ब हो जाएगा एंड दिस विल इफेक्ट द लर्निंग, और ये जो डिस्टर्बनेस है ये पढ़ाई में प्रभावित करेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट को लेके क्या क्या प्रभावशाली हो सकता है। एक क्लासरूम का वातावरण, एक स्कूल का आस पड़ोस, उसका वेदर, उसका एटमॉस्फेयर, उसका एनवायरमेंट वो अच्छा होना चाहिए। अगर एक स्कूल का बगल में एक दारू दुकान, एक पान दुकान, भीड़ भड़का एरिया होगा तो वहां पे पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है। इसीलिए उसका एनवायरमेंट जो है वो सही होना चाहिए। फॉर लर्निंग ए गुड एनवायरमेंट इज वेरी एसेंशियल। पढ़ाई के चलते, लर्निंग के चलते, शिक्षण के लिए एक गुड एनवायरमेंट, एक सही एनवायरमेंट इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है। चिल्ड्रंस आर मोर लाइकली, स्टूडेंट लोग ज्यादा पसंद करता है टू लर्न, सीखने में इफेक्टिवली एंड इन एन अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट, एक सही एनवायरमेंट में सीखने के लिए उनको ज्यादा पसंद करता है, बच्चा लोग पसंद करता है। नेचुरल सराउंडिंग, एक जो उसका जो चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, नेचुरल सराउंडिंग सच एज क्लाइमेट, उसका जो वातावरण है, एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो इफेक्ट करता है किसको? लर्निंग में। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीज द मेंटल इफेक्टिवली, मतलब अगर क्लासरूम बहुत टेम्परेचर हाई रहेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, तो इसमें क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या? मेंटल इफेक्ट, उसका जो सोचने का क्षमता जो है, इफिशियंसी जो है, मेंटल इफिशियंसी जो है वो आपका कम हो जाएगा। इसीलिए क्लासरूम का एटमॉस्फेयर और उसका क्लाइमेट सही होना चाहिए, जो कि इफेक्ट करता है लर्निंग में। दोस्तों इसका पार्ट थर्ड मैं कल बनाऊंगा, जो भी रेस्ट चीज है कल हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसी चैप्टर का, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुका है। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले जो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट करना ना भूलें, और लाइक या तो डिसलाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अगर खराब लगा तो डिसलाइक जरूर करें, और साथ में प्लीज कमेंट भी कीजिए। आप कमेंट करते हो तो मेरे अंदर में एनर्जी आता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप कमेंट नहीं करते हो तो मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूं। एनीवे, अगर मैं डिमोटिवेट भी हो जाऊंगा तो फिर भी सिलेबस को कंप्लीट मैं कराऊंगा। झारखंड टेट का 1 to 5 प्लस 6 to 8 का कंप्लीट सिलेबस हम अपना चैनल में कराएंगे। नोटिफिकेशंस आने से पहले 2016 का जो सिलेबस है उसी के आधार पे हम कंप्लीट करके रखेंगे कि कल के तारीख में जब हम लोगों के पास में सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस समय ओनली 2 से 3 एडिशनल चैप्टर्स रहेगा जिसको हम लोग को कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि नहीं नोटिफिकेशन आने दो तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो जिंदगी का सबसे गलत बड़ा डिसीजन आप वो ले रहे हैं जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस समय सडनली उनके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और टाइम बहुत ही कम रहेगा पढ़ाई करने के लिए। और आप जानते हो कि मोर देन 6 लाख स्टूडेंट्स देर वेटिंग फॉर द झारखंड टेट, 6 लाख स्टूडेंट जो वेटिंग कर रहे हैं, और कंपटीटर बहुत ज़्यादा है नौकरी पाने के लिए, और सिर्फ जे टेट क्वालिफाइड करने से नौकरी नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू क्वालिफाइड द सेकेंड, आपका जो स्किल टेस्ट है
उसको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। सेकंड एग्जाम वही जो स्किल टेस्ट है उसी को एक सेकंड एग्जाम बोला जाता है। साथ में इंटरव्यू भी होगा, आपका डेमो टेस्ट होगा, बहुत सारा लेवल है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे इसी चैनल में। पहले क्वेश्चन है। दूसरा चीज, क्वेश्चंस को जब आप पढ़िएगा एक बार नहीं, 2 बार, जरूरत पड़ता है 3 बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस ही अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस पढ़ के उसका मीनिंग, क्वेश्चंस में क्या चाह रहा है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो दैट मीन्स आपने आंसर की तरफ 80% वही क्वेश्चंस पढ़ के अगर आप समझ गए तो आंसर की तरफ आप 80% आगे बढ़ गए। ठीक है, इसीलिए दिल दिमाग दोनों लगा के आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चंस क्या है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी इज नॉट टू। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, नॉट को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना, और इसी में ही पूरा कहानी खत्म हो जाता है। क्या बोल रहा है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ये जो चारों स्टेटमेंट है, इसमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी में नहीं है, टीचिंग वोकेबुलरी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब यही होता है, अगर आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ के समझ लिए तो आप 80% आंसर की तरफ चले गए। तो इसका क्या आंसर होगा? बी एबल टू यूज वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डेवलप एक्टिव एंड पैसिव वोकेबुलरी, enable learner to use the dictionary, understand the meaning of word। क्या बोल रहा है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी, टीचिंग वोकेबुलरी का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? क्या बोल रहा है? टू बी एबल यूज द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आप पढ़ने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को आप यूज कर सकते हैं। डेवलप एक्टिव और पैसिव वोकेबुलरी आपका डेवलप होगा। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, आप वर्ड मीनिंग का वर्ड को समझ सकते हो। तो इसमें से नहीं कौन सा है? इनेबल लर्नर टू यूज द डिक्शनरी, टीचिंग वोकेबुलरी के साथ, टीचिंग वोकेबुलरी के साथ यूज ऑफ डिक्शनरी का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। इसीलिए इनेबल लर्नर टू यूज द डिक्शनरी, ये जो है ये गलत है, इसका ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। किसका ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है? टीचिंग वोकेबुलरी का ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को आप हड़बड़ी में नहीं पढ़िए, क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, क्योंकि आपके पास मोर देन 30 to 40 सेकेंड्स रहता है, और 40 सेकेंड्स काफी होता है। एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो 10 सेकंड को में आप 20 सेकंड टाइम लीजिए क्वेश्चन पढ़ने में, और बाकी 20 सेकंड जो है, क्योंकि आप ऑलरेडी आंसर आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका पहला वाला क्वेश्चन है, ये भी 2015 में आ चुका है, ये भी 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए चाइल्ड लर्न, जब एक बच्चा सीखता है, ए लैंग्वेज नेचरली, जब एक बच्चा नेचरली, प्राकृतिक मतलब ऑटोमेटेड सीखता है, विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का, ज्यादा प्रैक्टिस का, तो इसे क्या कहते हैं? इसको हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग जो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में क्लासरूम में सीखते हैं उसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग बोलते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? जिसको हम लोग ऑटोमेटेड नेचुरल वे से विदाउट एनी प्रैक्टिस जिसको हम लोग को मिलता है उसको हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है? लैंग्वेज जनरलाइजेशन, लैंग्वेज एडॉप्शन, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, जो 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट टेलिंग स्टोरी टेलिंग? विच वन, इसमें से कौन सा ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है किसके बारे में? कहानी बताने में, टेलिंग स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्वेश्चंस को आपको 2 बार पढ़ना है। इट ब्रॉडेन्स देयर नॉलेज अबाउट द वेरियस ऑथर, वेरियस ऑथर के बारे में जानने के लिए मिलता है। अगर क्लासरूम में टीचर्स कहानी बताते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, ये चारों स्टेटमेंट से कौन सा सही स्टेटमेंट है? इट एनहेंस ग्रेडेड पैटर्न्स एंड कल्चर्स, कहानी का जो कल्चर है उसके बारे में वो बताता है। इट प्रोमोट्स होल लैंग्वेज अप्रोच, इट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 सही क्यों होगा? क्योंकि क्या बोल रहा है कि जब कहानी बोला जाता है क्लासरूम में, कहानी के अंदर में बहुत सारा वोकेबुलरी बच्चा सीखता है, नया नया वर्ड सीखता है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। इट इज एन इफेक्टिव वे, एक इफेक्टिव वे है किसका? ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी, वोकेबुलरी वर्ड स्टॉक सीखने का एक सही तरीका है कहानी सुनना। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज कंपोनेंट। ये चारों में से, ये भी क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन भी 2016 में आ चुका था, ये भी आपका 2016 में आ चुका है, सॉरी ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज कंपोनेंट, ठीक है। ये जो चारों है इसमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है, लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, कौन सा है, क्या क्या दिया है, ग्रामर, स्पीच, साउंड सिस्टम और मैन्युस्क्रिप्ट। तो ग्रामर भी है आपका लैंग्वेज रिलेटेड, स्पीच तो है ये है, साउंड सिस्टम भी है ये है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि, हस्तलिपि जो है ये आपका लैंग्वेज कंपोनेंट में नहीं आता है। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन अगर आप पढ़ के समझ लिए कि क्या मीनिंग है उसका, आप आंसर की तरफ खत्म कर लिए, आपका आंसर सही होगा। अगर आप क्वेश्चन से नहीं पढ़ के समझ में आएगा आपको और आप आंसर की तरफ 25 बार भी पढ़ोगे ना, तो आपका ओनली जस्ट यू विल वेस्ट योर टाइम। सो क्वेश्चन को पढ़ के समझना जरूरी है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्राइमरी लेवल, मेजर ऑब्जेक्टिव्स, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है किसका ना, टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश में। तो क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप सही आंसर नहीं दे पाओगे। तो क्या बोल रहा है, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट्स, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों प्राइमरी लेवल में इंग्लिश क्यों पढ़ाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। आप लाइफ में डिफरेंट जो सिचुएशंस आएगा वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। तो कल मैं जो क्लास बना लाऊंगा उसमें इसका रेस्ट कंटेंट समझा दूंगा और साथ में हम लोग कुछ एमसीक्यू वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करना ना भूलें और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आपका फ्रेंड में जो भी जेटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ उनको भी कुछ लाभ हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आप अभी तक ऐड नहीं हुए हैं तो जरूर वहाँ पे ऐड हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।